जय हिंद दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो पिछली साल 2024 में आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो अपने जनरल साइंस थी वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, बायोलॉजी क्या क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री क्या थे, फिजिक्स क्या थे, वैसे जो हमारा जीके वाला जो पार्ट वहाँ पे था वहाँ पे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर पूछे गए, और सेम वैसे ही हमारा जो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए कैसे कैसे टाइप से हमारे क्वेश्चन आए थे, और इसके बाद लास्ट में देखेंगे रीजनिंग का। यानी जैसा हमारा पेपर वहां पूछा गया वैसे वैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और मैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको नोट कराऊंगा। और दोस्तों यहाँ में आपके एग्जाम तक ये मान चलना, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं टोटल आपके 45 सेट यहाँ पे कराऊंगा, और यहाँ से जो आपके पेपर पले अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते आपके एग्जाम में ये मान चलना यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ में सारे वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कि आपके आर्मी जीडी ट्रेडमैन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट कराऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है तो और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर और आपके पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये प्रैक्टिस सेट जो अपने पिछले साल में जो पेपर हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात यही ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। जो अपना पेपर वहां पे हुआ था वहां पे क्या था, जो आपका बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन थे, ऐसे केमिस्ट्री के 5 थे, फिजिक्स के 5, यानी टोटल हमारे 15 क्वेश्चन जो जनरल साइंस के वहां पूछे थे। तो हमने क्या किया, सभी को डिवाइड कर लिया कि कैसे क्वेश्चन आपके बायोलॉजी पूछे गए थे, कैसे हमारे केमिस्ट्री में थे, कैसे फिजिक्स से, ताकि आपको एक आइडिया ये भी लगता चले कि भाई जो हमारा पार्ट वाइज क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे क्या लेवल वहां पे आपका होता है। तो जो बायोलॉजी का अपना पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे, यहाँ पे कुछ विटामिन के नाम आपको दिए गए थे। अब बताओ किस विटामिन को थायमिन के नाम से इसमें आपका जाना जाता है। आप बताइए राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा। दोस्तों इनके आंसर तो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर पूछा गया और हमारे पेपर और क्या क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है वो भी मैं पॉइंट यहाँ पे नोट कराऊंगा। तो ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ना, एक बात ध्यान से देखते चलना, ताकि आपके एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन बाहर न जाए। इसका राइट आंसर क्या हम लोग बता देंगे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पे दिया जा रहा है, ऑप्शन बी वन जो आपका विटामिन होता है, क्या होता है बी1, इसको क्या थायमीन के नाम से भी ये आपका वहां पे जाना जाता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा गया है, अब बताओ यहाँ से और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इस बार हमारे पेपर वहां पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग क्या पूछा जा सकता है, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ, अच्छा जो आपका राइबोफ्लेविन होता है, अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि राइबो, क्या लिखेंगे यहाँ पे राइबो, ये पॉइंट ध्यान से नोट करना कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आके पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइबोफ्लेविन को यानी कौन सा विटामिन है, इसका अन्य नाम क्या, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आपका दिया जाएगा। तो या फिर आपसे पूछेगा जो आपका नियासिन है, अब ये बताओ जो नियासिन को हम किस अन्य नाम से ये आपका जाना जाता है, या फिर आपका जो आपका क्या बता देंगे आप यहाँ पे पेंटोथेनिक। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो पेंटोथेनिक को अन्य किस नाम से आपका ये जाना जाता है, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपका पायरिडॉक्सिन हो कि पायराडॉक्सिन को हम किस नाम से ये आपका अन्य नाम से आपका ये जाना जाता है। या फिर आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो आपका क्या साइनो कोबालामीन, क्या लिखेंगे साइनोकोबालमीन, अगर ये दे दिया जाए, ये बताओ इसको किस यानी अन्य नाम से आपका जाना जाता है। अगर थायमीन का आपके पेपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाते हैं। तो राइबोफ्लेविन को हम किस नाम से जानेंगे, यहाँ पे क्या बताएंगे, विटामिन बी2, क्या बोल देंगे, विटामिन बी2 को क्या बोलता है, राइबोफ्लेविन के नाम से आपका जाना जाता है। और जो आपका नियासिन है, तो नियासिन को क्या बोलते हैं, बी3। अगर ये आपका बी1 का पेपर में क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता तो आपका बी2 बी3 ये भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। और जो आपका पेंटोथोनिक यहाँ पे दिया गया, इसको क्या बोलते हैं, बी5 विटामिन बोलते हैं। और जो आपका पैराडॉक्सिन यहाँ पे दिया जा रहा है, इसको क्या हम बोलेंगे, बी6 विटामिन को बोला जाता है।
और साइनोकोबालामीन किस विटामिन को बोलते हैं? ये विटामिन B12 का नाम आप ध्यान से देखना। अगर B1 का क्वेश्चन आपका पिछले साल पूछा जा सकता है, तो ये भी नोट करना आपके एग्जाम में इस साल यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी दोस्तों अपना टारगेट है 50 सेट मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सेट का, और जहां से आके 45 क्वेश्चन तक मैं आपको यहीं से लाऊंगा, क्वेश्चन आपको देखने को सीधा सीधा मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, सारे सेट आपको ध्यान से सॉल्व करते हुए चलना। अभी ये सेट नंबर 2 हमारा चला, जो पिछली साल पेपर आए थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। और ऐसे ही आपके एग्जाम तक सारे मैं सेट करा दूंगा, जहां से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में भी वहां पे देखने मिल जाएंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप नोट करना, और जो पॉइंट मैं बताता चलो सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते चला। अगर आपको इसी साल अपना एग्जाम यहाँ पे क्लियर करना है, तो जो चीजें जैसे मैं बता रहा हूँ बस इतने बचे हुए टाइम में वैसे आप तैयारी कर ले, आपको एग्जाम सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी का आ जाता है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मोलास्का के अंतर्गत आता है। अब बताइए कौन सा आपका मोलास्का के अंतर्गत यहाँ पे आता है। ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो बताओ इनमें से मोलास्का के अंतर्गत क्या आता है। दूसरे अगर ये क्वेश्चन अगर पेपर पूछा गया और कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, इसका पहले राइट आंसर नोट कर लेना। क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और यहाँ पे नोट करना। पहला तो पॉइंट ये नोट करना, अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा संघ ये बता दो, अच्छा जो सबसे बड़ा संघ होता है ये कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा संघ हम लोग क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आर्थ्रोपोडा। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आर्थ्रोपोडा क्या होता है, जो ये है आपका सबसे बड़ा संघ, यानी ये आपका नंबर 1 पे आपका आ जाता है। इसके बाद जो ये दूसरा संघ आपका मोलास्का का होता है, ये आपका सेकंड आपका हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये बोला पूछा जाए कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो हम बोलेंगे आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ हो जाता है। सेकेंड नंबर में आपका मोलास्का यहाँ पे आपका आ जाता है। और मोलास्का में कैसे जीव आते हैं? जैसे आपका घोंघा हो गया, जैसे कि घोंघा हो गया, या फिर आपका ऑक्टोपस हो गया, और इसके बाद जैसे कि आपका ऑक्टोपस हो गया। ये सारे किस में आते हैं? ये आपके मोलास्का में आपके आ जाते हैं। या फिर जैसे सीपिया, और अगला क्या पॉइंट नोट कर, जैसे कि सीपिया, ये किस में आपके आएंगे? ये सारे मोलास्का संघ में आपके ये आ जाते हैं। और दोस्तों जो आपके मोलास्का संघ में जंतु आते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ये श्वसन कैसे करते हैं, तो श्वसन कैसे गए, सांस कैसे लेते हैं, हम क्या बोलेंगे? ये सांस लेते हैं गलफड़े से। किससे लेते हैं? गलफड़े से लेते हैं। तथा जो फुफ्फुस, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? फुफ्फुस द्वारा ये सांस वहां पे लेते हैं। तो ये भी पॉइंट सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये पेपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट नोट करना आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नोट करिएगा और ये सारे पॉइंट भी नोट करना। बस एग्जाम से जो चीजें जैसी बताई जा रही आप फॉलो करिए, आप एग्जाम सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में एक नहीं है। बताओ कौन सा एक नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर पिछली बार पूछा गया, तो हम लोग इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, कौन सा आपका नहीं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बताओ जो हमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, प्रोटीन हमें किससे मिलता है। ये भी पेपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लेना। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए? कार्बोहाइड्रेट। अब बताओ जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अब बताओ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं। स्रोत आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे? जैसे कि आपके जो अनाज होते हैं, क्या नोट करेंगे? अनाज हो गया, और यहाँ पे लिखा दूध लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा? हमने लिखा फल लिखा। और यहाँ पे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका प्रोटीन होती है, प्रोटीन के स्रोत बताओ, प्रोटीन हमें किससे मिलती है, तो प्रोटीन के स्रोत आप क्या बता देंगे? इसके स्रोत बताएंगे जैसे कि आपका मछली, इसके स्रोत जैसे आपका मछली हो गया, या फिर आपका सोयाबीन, और या फिर आपका सोयाबीन नोट कर लेना, और या फिर आपका जो दूध है, या फिर आपका दूध, और या फिर अंडा। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये सोयाबीन है ना, इसके बारे में एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना। पेपर बहुत बार क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जा चुका है, किससे? सोयाबीन का। सोयाबीन में एक पॉइंट आप ये याद करना कि ये क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन। कि अगर ये देखा जाए कि ज्यादा
प्रतिशत, ज्यादा प्रतिशत, सबसे ज्यादा परसेंटेज प्रोटीन किसमें होता है, इसी में आपका होता है। सबसे ज्यादा प्रतिशत प्रोटीन का आपका इसी में आपका ये पाया जाता है। और दोस्तों जो आपका यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो हम इसकी स्थापना 1911 आपको याद होना चाहिए। ये भी पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई, हम बताएंगे 1911 में हुई थी। ये सारे पॉइंट नोट करना, आपके ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। और दोस्तों ये पॉइंट तो पेपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें आपकी पाई जाती है, हम क्या बताएंगे, सोयाबीन। आप इसका आंसर यहाँ पे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि आयरन की कमी से क्या होता है, कि अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए, ये पिछले साल आपके पेपर क्वेश्चन पूछा गया था कि आयरन की अगर कमी हो जाए तो हमें क्या दिक्कत वहां पे देखने को मिल सकती है। तो आयरन की कमी से आपको क्या दिक्कत होती है, वहां पे आपको एनीमिया हो जाएगा। क्या हो गया, एनीमिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया दिया जा रहा है, ये किससे दिक्कत हो जाती है, अगर आप विटामिन डी की ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो आपको क्या दिक्कत आ जाएगी, आपको हाइपोकैल्सीमिया। तो यहाँ पे क्या याद करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे जो अगर आप विटामिन डी की ज्यादा मात्रा यूज करते हैं तो हाइपोकैल्सीमिया आपकी दिक्कत ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो हाइपोकैल्सीमिया का संबंध किससे हो जाएगा, विटामिन डी से आपका यहाँ पे हो जाएगा। और जो ये लिखा है क्वासियोरकर दिया जा रहा है, इससे क्या दिक्कत होती है, जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। जब शरीर में आपकी प्रोटीन की कमी अगर आपकी हो गई, क्या दिक्कत आएगी, क्वासियोरकर की दिक्कत आपको देखने को मिल जाती है। और इसके बाद दोस्तों जो आपको यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया दिया जा रहा है, इसका हम लोगों ने देख लिया। और एनीमिया हम लोग जान ही गया। और जो यहाँ पे थायराइड दिया है, तो ये क्या होता है, अगर शरीर में आपकी आयोडीन की कमी होगी, किसकी कमी हो जाती है, आयोडीन की। अगर आयोडीन की कमी आपके शरीर में हो जाएगी तो क्या दिक्कत होगी, हमें थायराइड की दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे पॉइंट भी आप नोट करना। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपका एनीमिया का पूछा जा सकता है तो ये पॉइंट भी हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। बस जो चीजें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सारे पॉइंट वैसे चीजें आप देखते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे। और दोस्तों एक बात और याद करना, जो मैंने आपको कंप्लीट नोट्स आपको न्यू पैटर्न प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, तो वो आप तैयार कर लेना। कई सारे बच्चे पिछली साल वही नोट्स देके अपना एग्जाम क्वालिफाई किए थे, तो आप उसी नोट्स को तैयार कर ले। आप एग्जाम सीधे सीधे क्वेश्चन वहां छपने वाले मिल जाएंगे। अगर आपके पास नोट्स अभी तक ना लिए हों तो जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जहां मैं आप इसका कंप्लीट नोट अभी प्रोवाइड करा दूंगा। और तैयारी करना आप कंटिन्यू रखिए भाई, इस साल आपको अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना। बस जो चीजें जैसी आपको बताई जा रही, बस आप इसे फॉलो यहाँ पे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा गया है केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को अलग किया जाता है। अब बताइए, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को अलग किया जाता है, इन 4 ऑप्शन में बताइए राइट आंसर हमारा क्या होगा। जीन होगा, कोशिका होगा, कोशिका द्रव्य होगा, या रिक्तिका होगा। आप क्या राइट आंसर इसका यहाँ बता देंगे। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य। क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट और यहाँ पे याद करना, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका केंद्रक होता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, केंद्रक। अब बताओ जो केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं, केंद्रक के, अब ये बताओ अध्ययन को क्या कहा जाता है। और एक पॉइंट ये आप यहाँ बता दीजिए, कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका कोशिका है, क्या है, कोशिका, तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट के आंसर आप यहाँ बता दीजिए। तो केंद्रक के अध्ययन अगर हमसे कभी पूछा जाएगा तो हम केंद्रक का अध्ययन क्या बताएंगे, यहाँ पे आप क्या बताएंगे, कैरियोलॉजी। क्या बता देंगे, यहाँ पे आप बताएंगे कैरियोलॉजी, आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपका साइटोलॉजी। ये क्या कहलाएगा, ये हमारा साइटोलॉजी आपका ये कहलाता है। क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। पेपर बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ये दोनों पॉइंट भी आप इंपॉर्टेंट यहाँ मार्क कर लेना। बस जो चीजें जैसे बताएं फॉलो करिए, एग्जाम तक आपको सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ से जो केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन पूछे गए, अब वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बायोलॉजी 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन ये हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत केवल किस तत्व पर लागू होता है, किस तत्व पे आपका लागू होता है, ये यहाँ पूछा गया था। तो आप क्या बता देंगे ये किस तत्व पे लागू होता है? हम यहाँ बताएंगे कैल्शियम पे ये आपका लागू होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका कैल्शियम है, अगर पेपर में क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो कैल्शियम होता है ये बताओ इसका परमाणु क्रमांक क्या है, कैल्शियम का आप ये बता दो। अच्छा, परमाणु क्रमांक आपका कितना हो जाता है, या फिर ये बताओ इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये दोनों पॉइंट भी आप बता दीजिए। तो परमाणु क्रमांक हम लोग क्या बता देंगे, ये आप बताएंगे 20 होता है, और परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये आपका 40 यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है ये कब दिया गया था, ये आपका दिया गया था 1865 से 1866 ईस्वी। ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि जो आपका न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत है ये कब दिया गया था, 1965-66 ईस्वी में दिया गया था। और इसका राइट आंसर हमारा कैल्शियम आपका हो जाता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 40 आपका हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी पेपर में आपके इस बार आने की संभावना आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे आराम से डिस्कस करेंगे और अपना एग्जाम पर जितना टाइम बच रहा है उतनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम अपना इसी साल यहाँ पे क्वालिफाई हो जाए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद है, बताइए कितने तत्व इसमें आपके मौजूद है। तो आप इसका राइट आंसर कितना यहाँ बता देंगे, तो कितने तत्व आपके यहाँ मौजूद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 तत्व यहाँ मौजूद हो जाएंगे। कौन कौन से तत्व होते हैं, नंबर 1 पे हमारा क्या आएगा, जैसे आपका हाइड्रोजन, नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। और हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है आपका H हो जाएगा। और सेकेंड नंबर कौन सा तत्व आएगा, ये आपका हीलियम। अगला कौन सा आ जाएगा, अगला हमारा आ जाएगा हीलियम, इसका संकेत क्या हो जाएगा, He आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका यह हीलियम है ना, हीलियम एक पॉइंट और यहाँ पे ये नोट कर लेना कि जो हीलियम होता है ये उत्कृष्ट गैसों का, यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना, इसका उत्कृष्ट गैसों का, उत्कृष्ट गैसों के समूह का, उत्कृष्ट गैसों के समूह का प्रथम तत्व है, का प्रथम तत्व आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। ये भी पॉइंट इसका याद कर लेना कि अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए जो उत्कृष्ट गैसें होते हैं इसका प्रमुख तत्व कौन सा है, प्रमुख यानी प्रथम तत्व क्या है, तो वो क्या हो जाएगा आपका हीलियम। हम लोग यहाँ पे आंसर दे देंगे। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा, हीलियम आपका यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपका न्यू पैटर्न सिलेबस, और आपको तैयारी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करनी। अगर आपका सिलेबस ना हो, सिलेबस के लिए भी जो दिए गए नंबर मैसेज करना, मैं आपको इसका न्यू पैटर्न सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा। जितना टाइम बच रहा है घर बैठ कर तैयारी करिए, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग को उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने वाला तत्व शामिल होते हैं, बताओ वर्ग हमसे पूछा गया, बताओ कौन सा वर्ग आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कौन सा वर्ग यहाँ बता देंगे, तो आप बताएं कौन सा वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग नंबर 18। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या पॉइंट नोट करेंगे, यहाँ पे जो आपका 18वां वर्ग होता है इसमें क्या कौन कौन से आपके आते हैं, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था। नंबर 1 पे क्या आता है, नंबर 1 पे हमारा क्या आएगा, हीलियम। नंबर 1 पे आपका हीलियम आता है। सारे नाम नोट कर लेना, पहले हिंदी नाम मैं नोट करा देता हूँ इनके कि सारे नाम कौन से। नंबर 1 पे आपका हीलियम आएगा। और हीलियम का क्या संकेत होता है ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, तो ये आपका He हीलियम संकेत हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है आपका नियॉन आएगा, इसके बाद क्या आएगा, नियॉन आएगा। तो नियॉन को हम लोग संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका Ne यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है आर्गन, इसके बाद क्या आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, इसका संकेत Ar हो जाता है। इसके बाद जो आपका क्रिप्टॉन आता है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्रिप्टॉन आता है। क्रिप्टॉन संकेत क्या, ये क्रिप्टॉन संकेत हो जाएगा। इसके बाद हमारा जीनॉन आता है, इसके बाद क्या आएगा आपका जीनॉन आएगा, इसका संकेत जीनॉन क्या होता है, Xe आपका हो जाएगा। और अगला क्या होता है आपका रेडॉन होता है, और रेडॉन का संकेत क्या आपका होता है, ये Rn, इसका रेडॉन संकेत आपका हो जाएगा। ये सारे आपके उत्कृष्ट गैसें आपके यहाँ पे हो जाती है। 18वें वर्ग में आपके ये सारे वहां पे आ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट और भी नोट करना, ये जो आपके उत्कृष्ट गैसें होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आपके अक्रिय गैसें भी कहते हैं। अगर कभी आपसे अक्रिय गैसों के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये सारे आपकी अक्रिय गैस भी आपकी यहाँ पे हो जाती है।
तो इनके अक्रिय गैस के नाम पे भी ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। कभी कभी आपका उत्कृष्ट गैस लिख के आ जाएगा या फिर अक्रिय गैस से आपका ये पॉइंट वहां पे लिख के आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, सारे ये आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं और वे दृढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। और तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। अब इसका बताएंगे राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आप क्या बताएंगे, उन्हें क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो एक पॉइंट आपका मिश्रण दिया गया ना, मिश्रण से आपके क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। और यहाँ कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ जो आपका समांगी मिश्रण कौन सा है, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ जो आपका समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है। या कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले जो आपका विषमांगी, क्या क्वेश्चन पूछ ले, ये बताओ जो आपका विषमांगी मिश्रण होता है, कैसा मिश्रण, विषमांगी मिश्रण होता है, ये कैसा मिश्रण आपका होता है। तो समांगी मिश्रण दोस्तों क्या होता है, ये मिश्रण आपका वैसा मिश्रण होता है जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, उनको क्या बोला गया, समांगी मिश्रण आपका बोला गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका चीनी का जल से विलयन, चीनी का ये पेपर में क्वेश्चन आता है, चीनी का जल में विलयन, जल में आप ये लिख लें, जल में आपका विलयन, ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और विषमांगी मिश्रण कैसा होता है, ये जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं। एग्जाम्पल पे आप ये देखना, जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, रेत तथा जल का मिश्रण, ये कैसा मिश्रण हो जाएगा, ये आपका विषमांगी मिश्रण यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी कि जब आप, जैसे कि जल हो गया, ठीक है, जल में अगर आप चीनी घोल देंगे तो क्या आपको वो चीज वहां पे दिखाई पड़ेगी, भाई चीनी के यहाँ पे जल के, वो सारा एक साथ ही आपको वहां पे घुल जाएगा, मिल जाएगा। तो वो कैसा मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। और वहीं पे अगर रेत में, यानी जल में अगर थोड़ी रेत आप डाल दें तो रेत और जल ये दोनों अलग अलग ही वहां पे रहते हैं, रेत जाके नीचे बैठ जाएगी या हमें वहां पे दिखाई पड़ेगी रेत कहाँ पे है। तो ये दोनों पॉइंट नोट करना, इसके एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये एग्जाम्पल नोट करना। और इस बार भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, यहाँ से आपके पेपर क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट सारे आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें आपकी ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी पे 17वें समूह में क्या स्थित है, आवर्त सारणी के 17वें समूह में क्या स्थित है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। आप बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है। तो आवर्त सारणी पर 17वें समूह में क्या आपका स्थित हो जाएगा, हम लोग राइट आंसर क्या बता देंगे, वो बताएंगे आप हैलोजन। क्या बताएंगे, हैलोजन बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बता देंगे, क्या बता देंगे, हैलोजन आप बता देंगे। और यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लेना कि जो आपका 17वां समूह यहाँ पे होता है, तो आवर्त सारणी के जो 17वें समूह के तत्व को हैलोजन के रूप में आपका जाना जाता है। और हैलोजन में कौन कौन से आते हैं, जैसे आप यहाँ पे नोट करना, आपका जो फ्लोरीन होता है, एक तो आपका क्या आएगा, फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन तत्व के नाम। फ्लोरीन का संकेत क्या होता है, ये F इसका संकेत हो जाता है। और इसमें क्या नोट करेंगे, आपका जो क्लोरीन हो गया, क्या हो जाता है, क्लोरीन आपका, ये भी हाइड्रोजन तत्व होता है, संकेत Cl आपका हो जाएगा। इसके बाद जैसे आपका ब्रोमीन आता है, क्या आएगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन का संकेत ये Br आपका हो जाएगा। इसके बाद जैसे आपका जो आयोडीन होता है, क्या होता है आपका आयोडीन, और आयोडीन का संकेत क्या होता है, कैपिटल का I आपका हो जाता है। और इसके बाद जैसे आपका एस्टेटीन होता है, क्या होता है, एस्टेटीन होता है, इसका संकेत क्या हो जाएगा, इसका संकेत एस्टेटीन का आपका AT होता है, क्या होता है, इसका AT संकेत आपका हो जाता है। ये सारे किसमें आ जाते हैं, आपके ये हाइड्रोजन तत्व आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट भी नोट करना। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन तत्व है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन कोई दूसरा दे देगा, आपसे यही वहां पूछ लिया जाएगा। या पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा इसमें हाइड्रोजन तत्व है, तो इन्हीं में से कोई एक नाम दे देगा। ये सारे आपके हाइड्रोजन तत्व आपके यहाँ पे हो जाते हैं। ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पूछा जा रहा है विद्युत आवेशों की गति से धारा। अब यहाँ जो फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेशों की गति से धारा उत्पन्न होती है और जिससे विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। इन 4 ऑप्शन बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो पिछली साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ कैसे और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पॉइंट नोट करा रहा हूँ। तो सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकत्व। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के, ये पॉइंट नोट करना कि चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो आप इसकी खोज किसकी बता देंगे, ये खोज किसने की थी, ये की थी ओस्टेड ने। किसने खोज की थी, ओस्टेड ने इसकी खोज की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे ये हो जाता है। या फिर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे जो आपका विद्युत क्षेत्र है, या ये पूछ लिया जाए, अब ये बताओ जो आपका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक बता दीजिए क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है। तो क्या बता देंगे आप, ये बताएंगे न्यूटन प्रति कूलाम। क्या बता देंगे, न्यूटन प्रति कूलाम इसका एसआई मात्रक आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर त्वरित होती है तो के कारण उस पर वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहती है। अब बताइए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे कितना आपका यहाँ पे हो जाता है। तो आप राइट आंसर क्या बता देंगे इस क्वेश्चन का, ये हम बताएंगे अभिकेंद्र बल। क्या बताएंगे, अभिकेंद्र बल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 2-3 पॉइंट यहाँ पे और आप देखिएगा। कभी आपसे जो यहाँ पे क्या दिया, घर्षण दिया गया। घर्षण में अगर कभी पूछा जाता है कि घर्षण क्या होता है, अगर घर्षण आपसे पूछा जाए घर्षण क्या होता है, तो घर्षण हम लोग क्या बताएंगे, ये आपका एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। गति के विपरीत दिशा में आपका ये कार्य वहां पे करता है। और कभी अगर क्वेश्चन पूछे वेग क्या होता है, वेग क्या बताएंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है, आपकी वेग होती है। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग क्या होता है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग आपका कहा जाता है। और यहाँ पे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वेग कैसी राशि, ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो वेग कैसी राशि हम बताएंगे, वेग कैसी राशि हो जाएगी, ये आपकी सदिश राशि यहाँ पे आपकी हो जाती है। और वहीं पे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए इसका एसआई मात्रक भी बता दीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये होगा मीटर पर सेकंड, इसका एसआई मात्रक आपका हो जाता है। ये पॉइंट नोट करना, ये दोनों आपके पेपर में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कि वेग कैसी राशि है और वेग का एसआई मात्रक आप बता दीजिए क्या आपको यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ भौतिक परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। बताओ कि वैज्ञानिक का नाम यहाँ पूछा जा रहा है, आप कौन सा वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे बता देंगे। तो इन 4 ऑप्शन बताइए कौन सा वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बता देंगे, ये बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। किसका बताएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है। दोस्तों जो न्यूटन ने कितने नियम दिए, न्यूटन ने टोटल आपके 3 नियम दिए थे। ये तीनों नियम ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ करता है। तो ये आपका कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप बता देंगे तीसरा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करें, जो न्यूटन का जो पहला नियम क्या होता है, पहले नियम को आपको जड़त्व का नियम आपका भी कहा जाता है। और इस नियम में, पहले नियम में क्या बताया गया, इस नियम में आपका ये चीज बताई गई कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो हमेशा गतिशील ही बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उसमें कार्य नहीं करेगा। या फिर कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर ही बने रहेगी जब तक कोई इससे बाह्य बल वहां पे न लगाए। ये कौन सा नियम होता है, न्यूटन का प्रथम नियम बोल लो या फिर आप जड़त्व का नियम आप वहां बोल लो।
और इसके बाद जो आपका न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन का जो आपका सेकंड नियम होता है, ये क्या होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु पे उस उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के व्युत्क्रम समानुपाती होता है। तो सेकंड नियम क्या होता है, इस किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु पे उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती आपका होता है। ये नियम आपका सेकंड नियम आपका यहाँ पे हो जाता है। और थर्ड नियम तो पता ही, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि आप किसी वस्तु पर जितना बल आप वहां पे लगाते हैं तो वो वस्तु भी आप पे उसका जस्ट अपोजिट उतना ही बल आपका वहां पे लगता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम वहां पे हो जाता है। ये 3 नियम न्यूटन ने वहां पे दिए थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है। तो राइट आंसर आप इसका क्या बता देंगे। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओडोमीटर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि हम कोई मान लो बाइक लेके चल रहे हैं, हम बताते हैं भाई हमने आज मान लो 50 किलोमीटर दूरी तय की, ये आप कैसे बताएंगे, क्योंकि आपके बाइक में क्या लगा हुआ है, ओडोमीटर लगा है, वो आपका काउंट करके बताता है भाई आप इतनी दूरी यहाँ पे तय कर चुके हैं। ये कौन बताता है, ओडोमीटर आपको यहाँ पे बताता है। और यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट करना, और यहाँ पे आपको एक ये नोट करना कि हम जो बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं ये कितनी स्पीड से हमारी चल रही है, ये कौन बताता है। तो ये चीज कौन बताएगा, ये आपका बताता है स्पीडोमीटर। ये कौन बताता है, आपका जो स्पीडोमीटर गाड़ियों में लगा रहता है, ये आपका बताता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है, गाड़ी की गति क्या है, किस गति से वाहन हमारे चल रहे हैं। और इसके बाद अगर कभी जो आप ये सुना होगा तो टैकोमीटर, कि टैकोमीटर क्या चीज बताता है। तो टैकोमीटर क्या बताएगा, ये बताता है कि जो जहाज होते हैं, वायुयान होते हैं, वायुयान की गति किसके द्वारा बताई जाती है, ये आपका टैकोमीटर के द्वारा आपकी बताई जाती है। और गाड़ियों की गति स्पीडोमीटर और वायुयान की गति आपका टैकोमीटर से आपकी ये बताई जाती है। दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन हमारा आता है जीके। यहाँ से हमारे जीके स्टार्ट हो जाती है और पहला क्वेश्चन जीके पूछा गया 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पर किस दस्तावेज के बारे में बात की गई, तो 26 नवंबर 1949 को किस दस्तावेज में साइन इन्होंने किए थे, ये क्वेश्चन आपका पिछली साल पूछा गया। तो कौन सा दस्तावेज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भारतीय संविधान। क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बता देंगे। और दोस्तों कभी अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान है ये कब आपका अंगीकृत किया गया, क्या पूछ लिया जाए, अब ये बताओ भारतीय संविधान कब आपका अंगीकृत किया गया, यानी कब इसे स्वीकार किया गया, तो आप क्या बताएंगे, यही डेट आप यहाँ पे याद कर लेना, 26 नवंबर 1949, ये डेट आप यहाँ पे नोट कर लेना। और इसीलिए जो आपको ये 26 नवंबर का दिन होता है, इसे किस रूप में मनाया जाता है, इसे आपका संविधान दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। जो आपका 26 नवंबर है इसे संविधान दिवस के रूप में आपका ये मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद एक पॉइंट ये नोट करना कि संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी, क्या याद करेंगे हम लोग यहाँ, 26 जनवरी 1950 की डेट याद कर लेना। इस दिन क्या हुआ, संविधान आपका पूरी तरह से लागू किया गया। ये स्वीकार तो आपका 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था, लेकिन पूरी तरह से ये आपका लागू 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से आपका ये लागू किया गया। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट करना, सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ये हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, जो चीजें आपको जैसी बताई जा रही बस ध्यान से आप वो चीजें ऐसी यहाँ पे देखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा आपका ये किया गया था, और इसमें एक मौलिक कर्तव्य किस मौलिक कर्तव्य में आपका जोड़ा गया, ये भी आप बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना, दोस्तों हर क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो मैं आपको कंप्लीट के नोट्स दे रखे हैं ना वो तैयार कर लेना। अगर आपने नोट्स ना लियो, नोट्स ले लेना भाई, अगर इसी साल आपको पेपर क्वालिफाई करना, एक एक क्वेश्चन यानी अभी तक जितने भी आपके आर्मी, जीडी, ट्रेड में जितने पेपर, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। और उसके साथ साथ यानी आपको जो न्यू पैटर्न सिलेबस, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर मैसेज हमें नोट्स लिख के मैसेज कर देना, मैं इसे कंप्लीट नोट आज ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा और तैयारी करना आप स्टार्ट वहां पे कर दीजिएगा।
तो राइट आंसर क्या बता देंगे, इसका बताएंगे 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका ये 86वां संविधान संशोधन है, ये कब आपका हुआ था, ये हुआ था आपका 2002 में। कब हुआ? 2002 में हुआ था, जिसमें कहा गया कि 6 से लेकर जो 14 वर्ष के बच्चे होंगे, जिसमें क्या कहा गया कि 6 से लेकर जो 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया था। और यहाँ पे कौन सा मूल कर्तव्य आपका जोड़ा गया था, ये आपका 11वां, क्या बता देंगे, 11वां मूल कर्तव्य, ये भी याद कर लेना, 11वां मूल कर्तव्य आपका यहाँ पे जोड़ा गया था। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट आपके ये हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विधान परिषद के सदस्य वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। जो विधान परिषद होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, कितने साल के लिए वहां पे चुने जाते हैं? तो आप इसका राइट आंसर कितना बता देंगे, ये बताएंगे 6 वर्ष के लिए। क्या बताएंगे? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब वहीं पे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है कि वहां के ये सदस्य बन सके, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, इनकी जो न्यूनतम आयु, क्या बताएंगे, इनकी जो आपकी क्या बताएंगे, न्यूनतम जो आयु होती है ये कितनी आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ये आप न्यूनतम आयु क्या बता देंगे, ये आप बताएंगे यहाँ पे 30 वर्ष यहाँ पे इनकी आपकी हो जाती है। और कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का आपका कार्यकाल होता है। और दोस्तों जो आपको ये विधान परिषद होता है, विधान परिषद क्या होता है, इसे उच्च सदन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? आपका उच्च सदन। क्या कहा जाता है? आपका उच्च सदन आपका कहा जाता है। जैसे कि राज्यसभा या लोकसभा, अगर उसमें कभी क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा उच्च सदन है, कौन सा निम्न सदन है, तो आप जो राज्यसभा होती है उसमें उच्च सदन होती है और लोकसभा आपके निम्न सदन होती है। और वैसे ही आपका विधान परिषद आपका उच्च सदन यहाँ पे आपका ये हो जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान करें। तो भाई इसका आंसर तो हर कोई बता सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों अगर चंद्रमा का ये क्वेश्चन पूछा गया तो चंद्रमा के और कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे यही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बताओ पृथ्वी से जब चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा का कितना भाग हम वहां पे देख सकते हैं? तो चंद्रमा का हम लोग कितना भाग देख सकते हैं? ये मान चलना 57% हम केवल चंद्रमा का भाग देख सकते हैं। हम पूरा चंद्रमा यहाँ से नहीं देख पाते, केवल उसका 57% भाग ही हम वहां पे देख पाते हैं। और कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये अगला यहाँ पे नोट करना कि जो चंद्रमा की सतह है, क्या पूछ लिया जाए, अगला नोट करना कि जो चंद्रमा की सतह है, चंद्रमा की जो आपकी सतह होती है, चंद्रमा की सतह हो गया या उसकी जो आंतरिक स्थिति है, इसकी अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जो आपका अध्ययन होता है, ये क्या आपका कहलाता है? इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेलेनोलॉजी। क्या लिखेंगे? सेलेनोलॉजी ये आपका कहा जाता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट ये आप नोट करना कि जो आपका शांति सागर है, क्या नोट करेंगे? शांति सागर चंद्रमा पर स्थित है। शांति जो सागर है ये कहाँ पे स्थित है? आपको चंद्रमा पर आपका ये स्थित आपका हो जाएगा। और एक पॉइंट ये नोट करना कि चंद्रमा का, एक पॉइंट ये आप नोट कर लेना कि चंद्रमा का उच्चतम पर्वत, चंद्रमा का आपका जो उच्चतम पर्वत है कौन सा है? उच्चतम पर्वत आपका चंद्रमा का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे? यहाँ पे आप बता देंगे लिबिड्स। क्या बताएंगे? लिबनिट्स। ये चंद्रमा का आपका सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से चंद्रमा को देखते हैं ना, तो हमें चंद्रमा में एक आकृति दिखाई पड़ती है, वो आपका यही पर्वत है। यही पर्वत आपका लिबनिट्स जो पर्वत दिया, यही हमें वहां दिखाई पड़ता है। वो आकृति क्या, ये पर्वत ये जो यहाँ से हम लोग देखते हैं वो वहां पे दिखाई पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करना, सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ये हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत और भारत और बांग्लादेश से होकर बहती? कौन सी नदी ऐसी है जो आपके तिब्बत, भारत, बांग्लादेश इन तीनों देशों में बहती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? वो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी आपकी हो जाएगी। अब ये बताओ अच्छा, जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में ब्रह्मपुत्र हम लोग बोलते हैं, बताओ बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, या तिब्बत में इसे किस नाम से बोला जाता है? तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे हम लोग बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना नाम से।
भारत में तो ब्रह्मपुत्र नदी बोली जा रही है, लेकिन यही नदी जब बांग्लादेश में बहती है वहां पे इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये नदी जो आपकी बह रही है तिब्बत में किस नाम से आपकी जानी जाती है? ये आपकी सांगपो। तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? कि सांगपो नाम से जानी जाती है। ये पेपर क्वेश्चन आगे पूछे भी जा चुके हैं कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसे बांग्लादेश में किस नाम से बोला जाता है? हम लोग क्या बोलेंगे? जमुना। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे तिब्बत में किस नाम से बहती है, हम बताएंगे सांगपो नदी के नाम से ये आपकी बहती है। ये सारे पॉइंट आप नोट करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक क्या है? बताओ, भारत और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा प्रमुख उत्पादक क्या होता है? जूट होता है। क्या होता है? जूट होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश में प्रमुख उत्पादक तो आपका जूट ही यहाँ पे हो जाता है। और बांग्लादेश ही ऐसा एक देश है जो जूट के उत्पादन भारत का कॉम्पिटिटर वहां पे बना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत सबसे ज्यादा आपका जूट की खेती यहाँ पे आपकी होती है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बताइए, यह नारा किसने आपका दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे? ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। मैं कुछ नारे आपको नोट करा देता हूँ, ये नारे भी नोट आप कर लेना। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब ये बताओ जो जय हिंद है, क्या पूछ लिया जाए? अब ये बताओ जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो हम लोग क्या बताएंगे? ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा वहां पे दिया था। ये नाम आप याद करना। या फिर अगर पूछ लिया कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये नारा किसने दिया? क्या? दिल्ली चलो, ये नारा किसने दिया? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने ही ये नारा दिया था। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि करो या मरो, अगर नारा क्या दिया जाए? करो या मरो, ये नारा किसने दिया था? हम लोग क्या बोले? महात्मा गांधी जी ने ये नारा वहां पे दिया था। अगर क्वेश्चन पूछे जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया? हम बताएंगे राम प्रसाद बिस्मिल ने वो नारा दिया था। तो ये सारे नारे आप नोट कर लें, आपके ये इंपॉर्टेंट नारे हो जाते हैं जहां से अक्सर हमारे पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये नारे भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये नारे भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। ये प्रस्ताव कब पारित किया गया? हमें साल का पूछा है, कौन से वर्ष में ये पारित किया गया था? तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओ? वैसे ये जो पारित कब हुआ था? ये पारित हुआ था आपका 23 मार्च 1940 को पारित हुआ था। इसका वर्ष पूछा जा रहा था तो 1940 ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे पूछा जाए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बताओ इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो हम लोग क्या बताएंगे? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हम लोग यहाँ बता दें। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ये राइट आंसर आप यहाँ पे बता देंगे। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई। किस शहर में आपकी की गई थी? शहर का नाम आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो इस शहर का नाम आप यहाँ पे क्या बता देंगे? इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? ये बताएंगे नागपुर। क्या बताएंगे? नागपुर बताएंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे क्या पूछ लिया जाए? अगर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आप इसकी अध्यक्षता क्या बता देंगे? ये बताएंगे राघवाचारी ने की थी। किसने? राघवाचारी ने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नागपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान से आप देखते चलना ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई वहां पे हो सके। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग की संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष का नाम आपका यहाँ पूछा गया था। तो वर्ष का नाम आप यहाँ पे क्या बता देंगे? तो राइट आंसर यहाँ बताएंगे आप 1930। क्या बताएंगे? 1930 बताएंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है।
तो राइट आंसर क्या बता दें। और दोस्तों एक पॉइंट ये भी नोट करना, जो आपके 3 गोल में सम्मेलन हुए, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो तीनों गोल में सम्मेलन थे उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, तब भी आप राइट आंसर क्या बताएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तब भी आपका वहां पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे इनके नोट करना कि तीनों गोल में सम्मेलन किसने भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और दलित वर्ग की स्थापना किस वर्ष की थी, इन्होंने 1930 में दलित वर्ग की स्थापना यहाँ पे की थी। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीरिया की राजधानी बताइए क्या है, कि जो सीरिया देश है इसकी राजधानी बता दीजिए आपकी क्या यहाँ पे हो जाएगी। तो सीरिया की राजधानी आपकी क्या होती है, ये आपकी दमिश्क क्या होती है, दमिश्क होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होता है। और दोस्तों जो ये आपका जो दमिश्क होता है ना, ये आपका एक ये क्या होता है, एक अलेप्पो जो होता है सीरिया के उत्तर पूर्व भूमध्य सागर में के तट पर एक प्रसिद्ध नगर है। तो जो दमिश्क होता है ये आपका ओलेप्पो सीरिया के उत्तर पूर्व में भूमध्य सागर के तट पर एक प्रसिद्ध नगर आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि गुजरात के किस शहर में आपका ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं। दोस्तों जो गुफाएं होती ना, बौद्ध गुफाएं, यहाँ पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कुछ आपको गुफाएं यहाँ पे नोट कराऊंगा, सारी गुफाएं आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले इसका राइट आंसर बताइए, गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे, आप बताएंगे जूनागढ़, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है, जूनागढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपकी कुछ गुफाएं जो महाराष्ट्र में, अगर पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी बौद्ध गुफाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक याद करना कि अजंता, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए अजंता गुफाएं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अजंता गुफाएं, नोट कर लेना। इसके बाद अगला क्या लिखेंगे आप, जो एलोरा गुफाएं, क्या एलोरा गुफाएं, नोट कर लेना। एलोरा गुफाएं के बाद एक गुफा नोट करना अब कन्हेरी, कौन सी, कन्हेरी गुफाएं, या फिर एक नोट करना आपका भाजा, एक नोट कर लेना भाजा गुफाएं। ये सारी आपके बौद्ध गुफाएं होती हैं। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए, इसमें आपका ये दोनों बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं कि अजंता गुफाएं कहाँ पे स्थित है, या आपके एलोरा गुफाएं कहाँ पे स्थित है, हम क्या बताएंगे, ये आपके महाराष्ट्र में आपकी स्थित वहां पे हो जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, जो आपके बराबर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पे एक और नोट करना, जो आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ से भी एक बार पेपर क्वेश्चन पूछा गया था, जो आंध्र प्रदेश में कौन सी गुफा बौद्ध गुफा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे नागार्जुन कोंडा गुफा, यहीं पे नागार्जुन क्या लिखेंगे आपका, नागार्जुन जो कोंडा गुफा है ये आपका आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है। ये गुफाएं भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, नोट कर लेना, क्योंकि अगर ये आपकी जूनागढ़ पेपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये गुफाओं से भी आपके इस साल क्वेश्चन आपको देखने को वहां मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है, ये हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो कौन सा देश है जो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है, तो आप राइट आंसर इसका क्या बता देंगे, ये बताएंगे जो चीन है इसका सदस्य नहीं होता है। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सारे देश इसके सदस्य हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका ये सार्क संगठन होता है इसमें कितने देश सदस्य हैं, यहाँ पे टोटल आपके 8 देश इसके सदस्य यहाँ पे हो जाते हैं। कौन कौन से देश होते हैं, जैसे कि आपका भारत हो गया, भारत इसका सदस्य है, भारत हो गया, या फिर आपका जो बांग्लादेश, कौन सा, बांग्लादेश इसका सदस्य आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद जो आपका भूटान, इसके बाद भूटान सदस्य यहाँ पे, नेपाल, इसका नेपाल भी सदस्य वहां पे आपका हो जाएगा। नेपाल के बाद जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान सदस्य आपका होता है। इसके बाद जो आपका अफगानिस्तान, इसका सदस्य आपका हो जाता है। इसके बाद जो आपका मालदीव है, कौन सा देश, मालदीव, इसका सदस्य आपका यहाँ पे हो जाएगा। मालदीव के बाद जो आपका श्रीलंका है, कौन सा, श्रीलंका, इसका सदस्य आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे देश आपके किसके, सार्क संगठन के आपके ये 8 देश यहाँ पे हो जाते हैं। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो सार्क संगठन है इसकी स्थापना, अब बताओ इसकी स्थापना कब की गई थी, हम क्या बताएंगे, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 8 दिसंबर 1985, क्या बताएंगे, 1985 में इसकी आपकी स्थापना वहां पे की गई थी। और वहीं पे अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए, अब ये बताओ इसका मुख्यालय कहाँ पे है,
इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए, मुख्यालय आप कहाँ बताएंगे? काठमांडू। कहाँ बता देंगे? काठमांडू में इसका मुख्यालय। अब काठमांडू है कहाँ पे? ये आपका नेपाल में। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में आपका ये हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट इसके आपके पता होने चाहिए, जहां से हमारा सार्क संगठन अपना पूरा ये कंप्लीट आपका हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान से देख लेना कि क्या चीज इसमें पूछी जा रही और क्या आपके आंसर हो सकते हैं। कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये भी पॉइंट सारे नोट करें। जब आपके ये सारे 8 देश के नाम पता होंगे तभी आप इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर आप दे सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप इसका राइट आंसर कितना बता देंगे? ये बताएंगे आपका क्या? कुटियाट्टम। क्या बताएंगे? कुटियाट्टम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब कुटियाट्टम दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मलयालम भाषा में संयुक्त अभिनय। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मलयालम भाषा में संयुक्त अभिनय। इसका आपका शाब्दिक अर्थ यहाँ पे आपका हो जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि BHIM यानी भीम का पूर्ण रूप क्या है? अब बताओ भीम का पूर्ण रूप क्या है? जो हम लोग यहाँ पे पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन QR कोड से पेमेंट करते हैं, जहाँ पे आपका लिखा था भीम UPI। अब ये वही चीज है आपका, यहाँ इसी का फुल फॉर्म पूछा गया है कि BHIM यानी भीम का पूर्ण रूप आपका क्या हो जाता है? तो इसका पूर्ण रूप आप कितना बता देंगे? ये राइट आंसर आप बताएंगे, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और ये शुरुआत कब हुई थी? अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए इसकी शुरुआत कब हुई, तो हम क्या बता देंगे? 30 दिसंबर 2016 को इसकी यहाँ पे शुरुआत हुई थी। और एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका भीम UPI होता है, इसे अपनाने वाला प्रथम देश कौन था? कि जो भारत की भीम UPI है, जो भारत की भीम UPI इसको अपनाने वाला दूसरा प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? वो आपका भूटान। वो कौन सा देश हो जाएगा? वो आपका यहाँ भूटान आपका हो जाएगा। तो ये पॉइंट इसका नोट कर लेना कि भीम UPI जो आपका है पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। अब कब ये लॉन्च की गई? 30 दिसंबर 2016 को ये आपकी वहां पे लॉन्च की गई थी। ये सारे पॉइंट इसके याद कर लीजिएगा। अब यहाँ दोस्तों हमारी मैथ स्टार्ट हो जाती है। मैथ के टोटल आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन आपके आते हैं। और मैथ के सारे क्वेश्चन आपके ठीक ठाक लेवल के अब यहाँ पे आने लगे हैं। तो आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इनके आंसर वहां पे दे पाएंगे। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को लगाने का ट्राई करिए, कैसे आप इसके आंसर वहां पे लगा सकते हैं, कैसे आंसर इसका यहाँ पे दे सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 पाइप है ABC किसी टैंकी को क्रमशः 20 और 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप A, B और C को एक ही दिन सुबह क्रमशः 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे खोला गया। टैंकी कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी? टैंकी कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी? दोस्तों यहाँ पे आप इसका आंसर तभी निकाल पाएंगे अगर यहाँ पे तीनों का समय समान होता है, यानी एक साथ खोली जाती है। हम तो आंसर बड़ी आसानी से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? जो A नल है आपका ये 7 बजे खोला गया, B नल है आपका ये 8 बजे खोला गया, लेकिन जो C नल है ये आपका 9 बजे खोला गया। अब इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे? तो पहले आप ये करो कि 9 बजे तक सारे नल चलाओ, क्योंकि ये तो C जो नल है ये 9 बजे चल रहा है। अब जो आपके ये पहला नल A था ये 7 बजे चला। अब पहले तो ये निकालो भाई, इसने 2 घंटे पहले चला है, ये तो 2 घंटे में कितना पानी भर दिया। फिर जो B है ये 1 घंटे पहले चला है, तो ये 1 घंटे में कितना पानी भर दिया। अब फिर शेष पानी कितना टंकी में बचा है जिसे वो तीनों नल वहां पे भरेंगे। अब इसमें टाइम पूछा जा रहा है, उस समय कितना टाइम आपका वहां पे हो जाएगा। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 3 नल है ABC, हमने माना ये 3 नल हो गए, एक नल A हो गया, एक नल B हो गया, ये एक नल 3 नल हमारे ABC आपके यहाँ पे हो जाते हैं। 3 नल कौन से हो गए आपके? ABC 3 नल यहाँ पे हो गए हैं। अब ध्यान देखो, जो आपका A नल है यानी ये एक भरता है 20 घंटे में, ये भरता है 30 घंटे में, ये भर रहा है आपका 60 घंटे में, ये भर रहा है 60 घंटे में। तो क्या करो, इन तीनों का आप LCM ले लो। LCM कितना आपका? 60 हो गया। यानी जो इनका LCM निकल के आएगा, ये इसका ये मतलब होता है टंकी में इतना पानी हमें भरना है, इतना पानी आपको यहाँ भरना है। अब ये बताओ यहाँ से हमें, अब 20 का भाग अगर 60 में किया कितनी बार गया? 3 बार गया। 30 का भाग किया ये 2 बार गया। 60 का किया ये आपका 1 बार गया। इसका मतलब ये है कि जो आपका A नल है ये आपका 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, और जो C नल है ये 1 घंटे में आपका 1 लीटर पानी भर रहा है। जो B नल है ये आपका 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है। अब यहाँ अब देखो,
और टोटल हमें पानी भरना है कितना, हमें 60 लीटर पानी हमें यहाँ भरना है। अब देखो यहाँ पे लेकिन जो ए नल था ये आपका 7 बजे खुला, तो 9 बजे तक है 2 घंटे ये इसने पहले अकेले ही पानी भर दिया। तो यदि ये ए नल है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, तो 2 घंटे में कितना पानी भर दिया इसने, 6 लीटर पानी भर दिया। और जो बी नल है ये आपका 8 बजे खुला, 1 घंटे पहले खुला है, तो यदि यह 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर, 1 घंटे में कितना पानी भर देगा, ये आपका 2 लीटर पानी इसने 1 घंटे में भर दिया। यानी 8 लीटर हमारा पानी ऑलरेडी ही यहाँ पे टंकी में भर गया। टोटल पानी भरना था हमें 60 लीटर और 8 लीटर पानी भर दिया। कितना भी टंकी खाली है, इसमें 8 माइनस कर दो 12 लीटर। अब क्या हुआ, अब ये सारे नल आपके 9 बजे खुल जाएंगे। 9 बजे अगर 52 लीटर पानी भरना है, अब ये तीनों नल एक साथ खुल जाएंगे 9 बजे। अब कितना पानी 1 घंटे में भरेगा, 3 2 5 1 6 लीटर पानी भर रहा है। तो इसे क्या करो, अब 6 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, अब इसे 52/6 करोगे, यहाँ पे 52/6 ये कितना आपका निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 सही 4/6 घंटे। 8 सही 4/6 घंटे आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 8 घंटे हमें क्लियर दे दिया गया, 8 घंटे हमें क्लियर। अब ये जो 4/6 है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं जो आपका 4/6 है। अब ये 4/6 को आप जब मिनट बदलेंगे 60 से गुणा करेंगे, यहाँ 6 काटेंगे 10 हो गया, यहाँ कितना 4 × 10 क्या 40, यानी कि 8 घंटे 40 मिनट में पूरी टंकी हमारी ये आपकी भर जाएगी। लेकिन हमें ये पूछा जा रहा है उस समय टाइम कितना आपका हो जाएगा। यहाँ पे अगर 9 बज रहे थे, तो आप जो 9 बजे में जब आप यहाँ पे 8 घंटा और 40 मिनट जब आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आपको इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तब कितना टाइम हो जाएगा। तो 9 बजे में जब 8 घंटे जोड़ेंगे कितना बच जाएगा टाइम, यहाँ पे टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा शाम के 5:40। शाम के 5:40 आपका टाइम हो जाएगा। 5:40, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह आप इसके आंसर वहां पे दे सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों के वहां पे आप एक एक करके सारे आंसर वहां बता सकते हैं। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक स्टीमर और एक मोटर बोट एक बंदरगाह और एक घाट के बीच की दूरी क्रमशः 7 घंटे 20 मिनट और 10 घंटे 40 मिनट में दूरी तय करते हैं, तो उनकी गतियों का अनुपात बताओ। दोस्तों जो आपका समय होता है और जो आपके स्पीड होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, जस्ट आपके एक दूसरे के अपोजिट वहां पे होते हैं। अगर आपका एक का रेशियो पता हो जाता है, दूसरे का उसका जैसे या उल्टा करेंगे आप उसका आंसर वहां पे ला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। पहले क्या बोला गया, यहाँ पे 2 चीजें बात हुई। हमने मान लिया एक तो हो गया हमारा स्टीमर हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया स्टीमर लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया बोट लिख दिया। क्या लिख दिया, बोट यहाँ पे लिख दिया। अब इनका जो समय क्या क्या लग रहा है, समय क्या क्या लगा है, तो एक स्टीमर एक मोटर बोट को बंदरगाह यहाँ लग रहा है 7 घंटे 20 मिनट। यहाँ पे क्या लग रहा है, इसे लगा है 7 घंटे। जो आपका 20 मिनट है इसको हमने घंटे में बदलोगे 60 कर दोगे, 60 यहाँ पे कर दो। इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया 7 घंटे, इसे कर दिया 20/60। ये मान लो घंटे में आपका हो गया। और जो बोट वाले में क्या लिख देंगे, 10 प्लस आपका 40, जो मिनट लिखा इसे हमने घंटे में बदल दिया, 60 से भाग कर दिया। यहाँ पे ये बताओ इनका रेशियो कितना आपका आ जाएगा। इसको आप जो सॉल्व करोगे, यहाँ 60 से 60 तो कट ही जाएगा, बचेगा कि आपका 22:32 आपका बचेगा। 2 से काटिए 11 हो जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा। ये क्या है, समय का अनुपात आपका निकल। और अभी मैंने बताया जस्ट समय का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका चाल का रेशियो हो जाएगा, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट 16:11 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका कितना हो जाएगा, 16:11। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा लेवल है क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पिछली बार पूछे गए, तो आपको तैयारी भी ऐसे ही क्वेश्चन को करनी है अगर आप पेपर क्वालिफाई वहां पे करना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप मैं चाहूंगा सारा बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। तो हर बच्चा इसको क्वेश्चन सोल्व करेगा कि भाई आपकी मैथ कैसी चल रही है। तो हर बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा, अब बताएगा इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे कितना आपका निकल के आ जाएगा। वैसे मैं इसको सोल्व करना, मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। जब आप इसे सोल्व करोगे राइट आंसर आपका इसका कितना निकल के आएगा, ये आपका 81 आने चाहिए। जो यहाँ त्रिज्या पूछी जा रही है, तो यहाँ जो सॉल्व करोगे त्रिज्या आर का मान कितना आएगा, 81 सेंटीमीटर आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, πr² होता है। यहाँ से अब आर का मान निकालेंगे 21 आएगा। तो यहाँ से अब इसे सॉल्व करना कि ये सवाल हम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, क्या दिक्कत हमें देखने को वहां पे मिलती है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा जा रहा है एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिरों की गिनती करने पर जो सिरों की संख्या 180 है तथा पैरों की गिनती करने पर पैरों की संख्या 420 है, तो फार्म में गायों की संख्या बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इस सवाल जो चीज आपको दी जाएगी वही लेके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें दी जा रही है 420, यानी क्या दी गई, पैरों की संख्या हमें क्या दी गई 420। तो हम सभी के जो गाय हो चाहे मुर्गी हो सभी के हम पैर ही लेके वहां पे काउंट करेंगे, तभी आप इसके आंसर वहां पे निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे हमने एक तरफ क्या लिख दिया गाय, एक तरफ हमने लिख दी गाय और एक तरफ हमने यहाँ पे लिख दी मुर्गियां, ठीक है। अब ये बताओ, अच्छा अब टोटल जो पैर कितने हैं, टोटल पैर हमने बीच में लिख दिए 420 हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे दिया गया अगर 180 सिर, अब ये बताओ अगर 180 हम माने कि हमारी टोटल 180 गाय हैं, तो अगर आप ये मान चल रहे 180 गाय हैं, तो अगर 180 गाय होती हमारी तो उनके पैर कितने हो जाएंगे, एक गाय के 4 पैर, 4 से गुणा कर देंगे। अगर हम ये मान चलें कि 180 मुर्गियां, 2 टांगे मुर्गियों की होती, 2 से आप गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 18 18 36 18 72, ये कितना हो गया 720 हो गया। यहाँ के 18 36 ये आपका 360 हो गया। अब इसको सोल्व करिए, यहाँ पे कितना आपका होगा, तो 720 में जब 420 माइनस करें कितना आएगा, ये हमारा 300 हो गया, और यहाँ पे 420 से 360 माइनस करेंगे ये आपका 60 हो गया। अब 60 से काट दीजिए कितना आ जाएगा, ये आपका 1:5 यहाँ पे निकल के आ गया। यानी यहाँ से हमें ये मिला कि अगर गायों की संख्या कितनी आपकी 1 है, यहाँ मुर्गियों की संख्या कितनी आपकी 5 है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, गायों की संख्या हमसे यहाँ पूछी जा रही है। ये बताओ गायों की संख्या टोटल आपकी यहाँ पे कितनी है। तो टोटल ये रेशियो कितना है, 5 1 6 हमारा है यहाँ पे, और 6 और ऐसे कितनी है हमारी 180, तो 180 बटे आप 6 करोगे, और गाय की संख्या पूछी जा रही, गाय की संख्या 1 है, 1 से आप गुणा कर दोगे, 36 18 30 हुआ, 30 गुणे 1 करोगे, गाय की कुल संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई, ये 30 आपकी निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन को डाउट लगे बाद में इसको आराम से सॉल्व वहां पे करिए, कैसे ये क्वेश्चन हमारा वहां पे सॉल्व आपका हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सेना के एक जनरल ने 36,562 सेना के जवानों से एक वर्ग बनाना चाहता है, तो वर्ग के रूप में व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि कुछ सेना के जवान बच गए, तो सेना के कितने जवान बच गए। यहाँ पे क्या बना रहा है, वर्ग बना रहा है, तो इस संख्या का आप वर्ग निकाल लो, जो आपका शेष बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका अगर वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल आप कई तरह से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि, जैसे आप निकाल पाए, जैसा आपको सही लगे आप वहां पे निकाल सकते हैं। मैं एक विधि यहाँ बता दूं, यहाँ लिखा 36,562, 36,562 आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो एक पहले क्या किया हमने, वर्ग निकाला, दो जोड़े बना लिए, एक संख्या जो लास्ट में बचती है उसको आपने ऐसे यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ मतलब 3 का भाग उस संख्या से करो कि ना ज्यादा जाए ना कम जाए, 1 से भाग किया 1 गुणे 1, 2 से करते 2 दूना 4, क्योंकि जो संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे वो संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर यहाँ पे 2 लिखते यहाँ भी 2 होता, 2 दूना 4 ज्यादा हो गया, 1 गुणे 1 किया कितना हो गया, 1 का 1 हो गया, 3 में 1 माइनस किया 2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जो संख्या लिखते हैं ये यहाँ पे लिख के इसमें आके जुड़ जाएगी। अब यहाँ देखो ये आपका पूरा एक जोड़ा यहाँ पे उतर के आएगा, क्या आ जाएगा 65 आपका आ जाएगा। अब यहाँ बताओ किस संख्या से हम गुणा करें, क्योंकि जो संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे वो संख्या यहाँ लिखी जाए, और दोनों संख्याओं का आपका गुणा भी होता है। तो हमने मान लिया यहाँ पे हमने 9 लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया, और 9 गुणे 29 आप करेंगे, ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 261 हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। तो यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे वो संख्या यहाँ पे आके जुड़ती भी है, तो 29 में आप 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 38 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे 265 में 261 माइनस करें कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा कितना हो गया, 261 में 265 करेंगे, यहाँ पे आपका 4 आ गया। अब एक जोड़ा आपका ये बच रहा था, ये जोड़ा भी आपको यहाँ पे आप 62 यहाँ उतर के आ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, अब बताओ, अब ये मान लो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। हमने कहा जो संख्या वहां लिखेंगे एक संख्या यहाँ भी आपके लिखी जाएगी, तो 1 गुणे 381 करें कितना आपका आ जाएगा, 381 हमारा आ जाता है। अब इसको माइनस करें कितना आपका 81, तो कितना शेषफल बच रहा है, क्योंकि अब आगे कोई जोड़ा बचा नहीं, अब इसे हम सोल्व करेंगे नहीं, तो कितना शेष बच रहा है आपका 81 बच रहा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा। आप इसे किसी विधि से भी लगा सकते हैं, चाहे आप गुणनखंड विधि लगाइए, भाग विधि से लगाइए, कैसा भी आपको समझ में आए आप वहां पे सोल्व कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में वहां पे आता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, यदि 6 अंकों की संख्या ये आपकी दी जा रही है, 88 से विभाज्य है, तो बताओ मान क्या होगा। 88 से विभाज्य है तो x का मान बताओ, तो
तो x का मान पूछा जाए तो बताओ x का मान क्या आपका हो जाएगा। यहाँ बताइए राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाए, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये लेवल रहेगा भाई आपके पेपर में। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप बस ये क्वेश्चन नोट करते चलना है, नोट करना इन्हें। और जब आपके पेपर आए उसके प्रैक्टिस करके जरा सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा जो आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम वहाँ पे क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या 6 गुणे यहाँ पे दी जा रही है, 88 से विभाज्य है, तो x का मान क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब हमने लिख दिया जो 88 का हमने फैक्टर ले लिया, 88 का हमने गुणनखंड कर लिया, यहाँ पे एक हमने 8 कर दी, यहाँ पे हमने 11 आपने कर दी। अब ये बताओ चाहे कोई संख्या 11 कब होती है, तो आप भाग वैसे कर ही सकते हैं कि संख्या आप डिवाइड करेंगे, इसका आंसर ले आएंगे, इतना हार्ड पेपर में आपका नहीं होता है। चाहे कोई संख्या 11 से आपकी कब कटती है, तो हम कैसे निकालते हैं कोई संख्या हमारी 11 से कब कटती है या संख्या कोई 8 से हमारी कब कटेगी। तो 11 से कटने का मतलब है कि आपके एक एक गैपिंग करके संख्याएं जोड़ लो, उनका जो योग होगा आपका अगर 0 हो जाए या फिर आपका ये 11 से कट जाए तो वो पूरी संख्या आपकी वहां पे 11 से आपकी कट जाती है। तो उस तरह आप इसके आंसर वहां पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम जोड़ते हैं, इनको अगर जोड़िए, यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका x एक ब्रैकेट हो गया x प्लस का 9 और प्लस का 4, और दूसरे ब्रैकेट जो संख्या बच रही है वो कितनी माइनस करिए, यहाँ पे 6 प्लस का 2 और प्लस का 0। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, ये तो हो गया हमारा x प्लस आपका 13 हो गया और माइनस का x प्लस 13 हो गया, और माइनस का इधर कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ यहाँ पे x का मान कितना आपका हो जाए, अब इसे भी जोड़ लीजिए, यानी x ये प्लस का 13 है, ये माइनस का 8 है, और 13 में जब आप यहाँ पे 8 माइनस कर दो, या फिर ये बताओ हम x का मान कितना यहाँ पे रख दें कि पूरी संख्या ये आपकी 11 से कट जाए। तो यहाँ पे अगर हम 6 रख दें, कितना रख दें, अगर यहाँ पे x का मान क्या रख दो, आप यहाँ पे 6 रख दो, तो क्या होता है 6 रखने पर यह संख्या 11 व 8 से विभाजित होगी और ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 88 से आपकी विभाजित हो जाएगी। अगर x का मान आप 6 रख देंगे यहाँ पे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी और 11 से भी आपकी विभाजित हो जाएगी। तो x का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब इसे कई तरह से भी लगा सकते हैं, सीधा सीधा आप वहां भाग भी कर सकते हैं, बाद जो बचेगा आप ये देख सकते हैं भाई यहाँ पे हम कितना मान रखे होते कि आपका इसका आंसर वहां पे आ जाता है। तो इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा जा रहा है कि 3375 के घनमूल किसके बराबर है। तो घनमूल वर्गमूल निकालना आपको आता है, संख्या दे दी जा रही है 3375, इसका वर्गमूल निकालिए। शायद ही कोई बच्चा इसका आंसर वहां पे गलत करेगा, बिल्कुल इजी सवाल है, आप बड़ी आसानी से इसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। यानी 3375 लिखा है, यहाँ पे घनमूल दिया जा रहा है, हम क्या करेंगे 3 के जोड़े बनाएंगे, किसके 3 के आप जोड़े बना लेंगे। वर्गमूल की बात करता है तो हम 2 के जोड़े बना लेते। तो ये बताओ किससे संख्या कट रही है, अगर हम इसे मान लो किससे काट दें, 5 से काट दें, तो यहाँ पे कितना हो गया 675 हमारा हो गया। अब इसे अगर हम 5 से काट दें, ये आपका 135 आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब इसे अगर 3 से काटिए, 135 को ये 5 से और कट जाएगा आपका एक बार, तो 5 से एक बार और काट दीजिए इसे, 5 से काटेंगे कितना आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 से काटेंगे 27 हो जाएगा। अब इसे 3 से काटे 3 9 27 हो गया, फिर 3 से काटे 3 तक का 9 हो गया। अब इसे 3 से काटेंगे 1 आपका हो गया। अब पूछा जा रहा है घनमूल पूछा गया, 3 के आप क्या करोगे, जोड़े यहाँ बना लोगे। तो यहाँ पे जब आप 3 के आप जोड़े बनाएंगे, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, एक जोड़ा आपका ये हो गया, एक जोड़ा आपका यहाँ पे ये हो गया। तो इसका आप 5 ले लोगे, इसका आप यहाँ पे 3 ले लोगे, इन दोनों को गुणा करोगे कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 15 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये घनमूल किसके बराबर हो जाएगा, 15 के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर आप यहाँ बता देंगे। तो राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाता है। अगला हमारा सवाल आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि दो अंकों वाली 2 संख्याओं का मासा 19 है और उनका योगफल 152 है, उनके बीच का अंतर की गणना करो। बता उन दोनों संख्याओं के बीच की संख्याओं का गणना आपका क्या हो जाएगा, कैसे आप इसका आंसर निकालेंगे, क्या चीज बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, 2 अंकों वाले 2 संख्याओं का मासा कितना है, मासा अगर उनका 19 यहाँ पे हमें दिया जा रहा है, तो हमने ये मान लिया, हमने माना यहाँ पे क्या मान लिया कि एक संख्या हमारी क्या माना संख्या, मान लो एक संख्या हमारी 19x हो गई और दूसरी संख्या हमारी 19y आपकी हो जाती है। और सवाल में दिया गया यदि उनका योगफल 152 है, तो इसका मतलब हो गया कि हमें दिया जा रहा 19x
प्लस का 19y बराबर क्या है आपका 152 आपका हो जाएगा। तो x प्लस y क्या हो जाएगा 19 कॉमन करके इससे आप भाग कर दो, ये आपका 8 यहाँ पे हो जाएगा। आप बताओ हम x का मान क्या रखें कि आपका 8 हो जाए, तो यहाँ पे x के मान क्या क्या आप यहाँ रख सकते हैं, लेकिन उनके कोई गुणनखंड यानी कोई फैक्टर भी वहां पे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप x का मान वालों यहाँ पे हम 2 रख सकते हैं या फिर हम 6 रख दें, यानी 2 और 6 जोड़ेंगे तब भी 8 हो गया, या हम 3 रख सकते हैं, यहाँ 5 3 5 जोड़ा तब भी 8 हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे 4 रख सकते, यहाँ पे 4 रख सकते। लेकिन मैंने यहाँ पे ये चीज बताई उन दोनों में कोई गुणनखंड कोई भी कॉमन चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे ये संख्या हमारी कट रही है 2 से कट रही है 2 से, यानी वो संख्या एक ही संख्या दो चीजों से कटनी भी नहीं चाहिए। तो ये तो 2 से कट गई, ये 4 से कट जाएगी, लेकिन ये दोनों ऐसे फैक्टर हो जाते जो किसी भी संख्या से दोनों नहीं कटते हैं। तो यहाँ पे क्या हम रख देंगे, एक का मान 3 मान लो, एक का मान 5, तो इनका योग क्या आपके 8 के बराबर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 19 गुणे 3 हो गई, और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 19 गुणे हमारी 5 आपकी यहाँ पे आपकी यह हो जाती है। तो 19 गुणे 3 करें कितना आपका हो जाएगा, ये हमारा 57 एक संख्या होगी, और 19 गुणे 5 करें कितना आपका, ये आपका 95 यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर हमसे पूछा जा रहा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो अंतर कितना हो जाएगा इनका 38 यहाँ पे अंतर हो जाएगा। राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो आप इनके सभी के आंसर वहां पे बड़ी आसानी से सभी के बता सकते हैं। अगला हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, क्या हो जाएगा। दशमलव के 2 स्थानों तक आपका ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो आप कैसे इसका आंसर यहाँ पे देंगे, देखो सवाल में क्या दिया जा रहा है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में 2 गुनी आपकी हो जाएगी। हमने माना कि हमारी कोई धनराशि 100 रुपए की थी, यानी हमने माना ये हमारा क्या था मूलधन था, और यहाँ पे ये 13 वर्षों में, यानी ये 13 वर्षों में कितनी हो गई, ये 2 गुनी है 200 रुपए हमारी यहाँ पे हो गई। अब ये बता दो अच्छा इसकी वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता था, यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है ये आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हमारा यहाँ पे होता था। तो सारे मान आप रखिए क्या होगा, यहाँ ब्याज कितना मिल रहा, 2 गुनी होगी तो हमें 100 का ब्याज भी तो मिला है, तो 100 का ब्याज यहाँ पे आपने लिख दिया। मूलधन क्या था हमारा 100 रुपए, तो मूलधन ही था हमारा। और आर का मान क्या है, आर का मान निकालना, समय कितना लग गया, समय हमें 13 यहाँ पे लग गया 13 वर्ष, और बटे क्या किया आपने 100 यहाँ पे कर दिया, इस 100 से ये 100 कट गया हमारा। तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हो गया आपका 100 बटे 13 आपका यहाँ पे आर बराबर आपका हो जाएगा। आर बराबर नहीं, हाँ ये मूलधन गुणे दर, हाँ ठीक है, ये 100 बटे 13 आपका यहाँ पे हो गया। अब कितनी बार जाएगा, इसे काटेंगे कितना आपका हो जाएगा, ये आएगा 7.69% हमारा आपका हो जाएगा। 13 से भाग करें कितना आ जाएगा, 7.69% आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से इनके आंसर दे पाएंगे। बस जो क्वेश्चन जैसे दिए जा रहा आप इसे ऐसी प्रैक्टिस तौर पे लीजिए, और जो चीजें मैं डेली सेट करा रहा हूँ डेली आप सेट करिएगा, और इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, बाद में एक बार इनका सभी का प्रैक्टिस सेट वहां पे करना ताकि आप सभी के आंसर वहां पे दे पाए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में आपकी 12,042 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि पूछी जा रही है उसका राशि यानी उसका मूलधन बताइए, मूलधन आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है। देखो ध्यान से देखो सवाल में क्या दिया गया, कोई एक धनराशि थी, पहले क्या हुई 8, यानी कोई हमने माना कि धनराशि 8,028 रुपए थी, तो ये क्या हुआ आपका, ये 3 वर्षों में इतनी रुपए हो गई, यानी कि यहाँ पे मान लो कोई मूलधन रहा, मूलधन ये 3 वर्ष हुए, 3 वर्ष में ये राशि आपकी यहाँ पे इतनी आपकी हो जाती है। और उसकी बात बोला गया 6 वर्षों में, अब 6 वर्षों में मतलब यहाँ से लेके 6 वर्ष, तो यहाँ से लेके क्या 3 वर्ष तो यहाँ भी रहे होंगे, 3 वर्ष आपका यहाँ भी तो हुआ होगा, तो ये कितनी राशि हमारी होगी 12,042 ये आपकी यहाँ पे हो गई। अब ये बताओ सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है वार्षिक बताओ राशि क्या है, पहले हमें यहाँ निकालो दर कितनी है। अब ये बताओ अगर कोई राशि 3 वर्ष में इतनी बढ़ी फिर और 6 वर्ष में इतनी हो गई, यानी 3 वर्ष में हमारी ये इतनी हो जाएगी, टोटल हमारा यही तो 6 वर्ष हुआ जाएगा, यहाँ भी ये हमारा टोटल 6 वर्ष होगा जाके।
अब ये बताओ अगर राशि यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ी, तो यहाँ से हम इसकी दर निकाल सकते हैं। तो जितनी हम दर निकालेंगे उतना हम इसमें इधर आके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जितना बढ़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि 3 वर्ष यहाँ भी है, 3 वर्ष हमारा यहाँ भी है और दर हमारा वही सेम ही चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दर कैसे निकालेंगे? अब ये बताओ, ये राशि आपकी 8020 से 12042 हुई है, कितनी बढ़ी यहाँ पे? तो ब्याज दर कैसे निकालेंगे? जब आपकी ये राशि 8028 थी, इससे बढ़ के जब 12042 हुई, कितनी बढ़ी? यहाँ बढ़ी थी ये 4014 आपकी बढ़ी है। दर निकालने के 100 से क्या कर दोगे, गुणा आप करोगे, ये सॉल्व करोगे कितना आ गया, ये आपका 50% हो जाएगा। इसे हम जो सॉल्व करोगे कितना आपका हो जाएगा, ये 50% यहाँ पे हो गया। यानी कि ये कितनी राशि बढ़ के हुई, यहाँ 50% बढ़ी है, तो यहाँ भी तो ये 50% बढ़ के आई होगी यहाँ पे। यानी जो राशि, जो मूलधन रहा होगा, ये आपका 50% ही तो है यहाँ पे। तो मूलधन कैसे निकालेंगे? तो मूलधन यानी जो आपकी ये राशि दी गई है, ये राशि जो दी गई है, इसका आपका जब 150% आपने किया होगा, तभी तो ये आपका 80,088 आया होगा, तभी तो ये राशि हमारी आई होगी यहाँ पे। 80,000 आपका 28 दिया क्या है 20 से, हाँ ये 28 लिखा हुआ है, 28 है, तभी आपका 3 वर्ष आएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ तभी तो ये आपका यहाँ पे आया। अब ये बताओ P बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 8028 दिया गया है, गुणे आप यहाँ पे 100 करोगे और बटे क्या करो 150 कर दोगे। अब इसे जब सॉल्व करोगे कितना आपका आ जाएगा, ये 0 0 काट जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 यहाँ पे हो जाएगा, 3 से इसे काटो, गुणा करा, कितना आएगा, ये हमारा हो गया 5352। ये कितना हो गया 5352 आपका हो जाता है। तो ये क्या राइट आंसर, मूलधन कितना हो गया 5352। 5352 ऑप्शन नंबर ए आपका दिया जा रहा है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह आप इन सभी के आंसर वहां पे निकाल सकते हैं, क्या चीज आपको दी जा रही है और क्या क्या आपके इनके आंसर यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस तरह आप एक एक करके सभी के आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यदि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का योगफल ज्ञात करें, क्या हो जाएगा? ए और बी का योगफल बताइए, क्या आपको यहाँ पे हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप कैसे बता सकते हैं? हमने मान लिया जो संख्या है हमारी क्या है, अगर 5:8 के हैं तो हमने मान लिया एक संख्या हमारी 5x हो गई और दूसरी संख्या हमारी 8x आपकी हो गई। अब इन दोनों संख्याओं में जब आपका 5 जोड़ा जाता है, यानी ये मानो एक संख्या 5x है, एक संख्या 8x है, दोनों संख्याओं में हमने क्या जोड़ दिया 5, दोनों संख्याओं में आपका ये जोड़ दिया गया। अब इनका अनुपात क्या हो गया 2:3 आपका यहाँ पे हो जाता है। कितना हो गया अनुपात? अब इनका 2:3 का अनुपात यहाँ पे हमारा ये हो जाता है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि इन ए और बी का योगफल बताओ, यानी जो संख्या x का मान निकाल के इन दोनों को जोड़ दोगे, 8 2 कितना हो गया, ये 13x का मान आपसे पूछा जा रहा है। x का मान निकालो, बस सीधा वहां पे गुणा कर दो, वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करो, इन तिर्या का आपको तिरछा यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से गुणा किया, ये हो गया आपका 15x प्लस का 15 बराबर का 2 से किया, ये 8 दून 16x हो जाएगा, प्लस का 5 दून 10 आपका यहाँ पे हो गया। अब इसे x वाला इधर, ये x इधर ले जाएंगे, यहाँ पे कितना x बचेगा, ये 10 इधर लाएंगे, यहाँ कितना माइनस हो गया, कितना 5 यहाँ पे हो गया। तो x का मान जब आपका 5 आ गया, x मान यहाँ पे आप सीधा सीधा रख देंगे, 13 गुणे आप 5 करेंगे, 13 पचे कितना आपको, ये 65 यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, इनका योगफल कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह आप इन सभी के आंसर वहां पे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एक मिश्र धातु में 32% तांबा है, 24% निकेल है और बाकी जस्ता होता है, तो 12 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना जस्ता मौजूद है? इन 4 ऑप्शन बताओ, किसका पूछा जा रहा है? हमें केवल पूछा जा रहा है जस्ता का, बता दीजिए मात्रा क्या यहाँ पे है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में ये सारे क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व वहां पे करिएगा। यहाँ बात हो रही, किसकी बात हुई? एक तो बात हुई है तांबा की, तांबा, फिर क्या किसकी बात की गई यहाँ पे? निकल की, निकल के बाद किसकी बात हुई है यहाँ पे? जस्ता की, इसके बाद किसकी बात हुई है? जस्ता की बात हुई है। अब यहाँ बताओगे 32% ये है, फिर 24% ये कितना आपका दिया गया? 32% दिया गया जा रहा है, ये हमारा 24% है, टोटल हमारा 100% होता है। बचा कितना भाग? बचा हमारा 44%। बचा कितना? 44, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के जब 100 में माइनस कर देंगे तो 44 का आपका मान यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा। अब इसको जैसे हमने काट दिया या अनुपात में ले लिया, कितना आपका? ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये हमारा 11 यहाँ पे हो जाता है।
यानी यहाँ हमें ये पता हो गया। अब इसे जोड़ो कि 8 + 6 + 11 ये कितना हमारा हो गया, ये आपका हो गया टोटल 25 हमारा हो गया इसका। लेकिन सवाल में यहाँ तो हमारा 25 आ रहा है, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है 25 यूनिट, लेकिन ये टोटल मात्रा है किसके, टोटल हमारा क्या है 12 किलोग्राम ही है। और इस 12 किलोग्राम में बताना है जस्ता क्या है, और जस्ता कितना हमारा 11 है। यानी कि यहाँ हमें ये पता हो गया कि 25 का मान, 25 यूनिट का मान हमें ये पता हो गया, ये 12 यहाँ पे दिया जा रहा है। अब ये बताओ 1 यूनिट का मान यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12/25 आपका हो जाएगा। पूछा जा रहा है जस्ता का, जस्ता कितना है 11 का है, तो 11 बराबर क्या हो जाएगा 11 से आप सीधा सीधा यहाँ पे गुणा आप कर देंगे। अब इसे सोल्व करो, कितना आपका आ जाएगा, काटिए कितना आपका आएगा यहाँ पे, इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 5.28 kg आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 5.28 kg, 5.28 kg, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह आप इसके सभी के आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे सकते हैं। तो जो चीजें जैसी आपको बताई जा रही आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप इन सभी के आंसर वहां पे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या के 7 गुना है, यदि उन संख्याओं का औसत 138 है तो छठी संख्या का मान बता दीजिए क्या आपका हो जाए। बिल्कुल इजी सवाल है, कैसे आप बड़ी आसानी से इसका आंसर वहां पे दे सकते हैं। बस जो चीजें जैसी जैसी पूछी जा रही है अब वैसे वैसे यहाँ फॉलो करते हुए चलेगा। यहाँ पे क्या 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या के 7 गुना है, तो हमने ये मान लिया, चलो अच्छा हमने मान लिया जो हमारी हमारी जो 6 नंबर की संख्या है, जो छठी संख्या हमारी है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स हमने मान लिया, ए हमारी छठी संख्या होगी। अब ये बताओ सवाल में क्या दिया जाए, सवाल में ये दिया गया है जो 5 संख्याओं का योग, क्या दिया 5 संख्याओं का जो योग है आपका, 5 संख्याओं का योग किसके बराबर है, तो 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। अगर छठी संख्या में ए है तो इसका योग 7 गुना कितना ए हो जाएगा। अब ये बताओ अच्छा, यदि उन संख्याओं का औसत, यानी कि एक संख्या ये है और 5 संख्याएं ये हैं, टोटल संख्या कितनी हो गई, तो हमारी 5 एक 6 संख्याएं आपकी हो गई। अब एक संख्या ए है, इसका योगफल ए है, अब इनका योगफल कितना है आपको 7 ए के बराबर दिया गया, और सभी का औसत कितना, यानी औसत बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये तो योग है, संख्याएं कितनी होगी 5 संख्याएं ये है, एक संख्या ये है बटे 6, ये किसके बराबर दिया गया है, औसत 136 हमें यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया 136 आपका दिया गया। अब यहाँ पे ये बताओ 7a + 8 है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 136 गुणे 6 बटे 8 हो जाएगा। ए का मान आप निकालें कितना आ जाएगा 102 आपका निकल के आ जाएगा। और यही हमसे पूछा जा रहा है छठी संख्या का मान बताओ, छठी संख्या का मान क्या था हमारा ए ही था यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 102 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो इस तरह आप इसके आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि एक टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है और पाइप बी द्वारा क्रमशः 8 घंटे में खाली किया जा सकता है, तो टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया। तो आप इसका कैसे आंसर यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे 2 नल है, एक नल आपका क्या है, यहाँ पे एक नल आपका ए हो गया, दूसरा नल हमारा है बी, यानी यहाँ पे ये देखो ए नल ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है। ये नल कितने घंटे में भर रहा है, ये 5 घंटे में भर रहा है, और ये 8 घंटे में खाली कर रहा है। इसको अगर ये खाली कर रहा है, हमने क्या लिख दिया यहाँ माइनस लिख दिया, क्योंकि ये नल क्या कर रहा है खाली कर रहा है। अब इसको सॉल्व करने बोला, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आपका 40 यहाँ पे आ जाता है, यानी टैंक में कुल पानी कितना आएगा, ये आपका 40 लीटर टैंक में कुल पानी आपका यहाँ पे आता है। और जब ए 5 से भाग करें कितना आएगा, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, 8 से भाग करो यहाँ कितना आएगा 5, यानी कि 1 घंटे में ये 8 लीटर पानी भर रहा है, और जो बी है ये 5 लीटर खाली कर रहा है। और हमें कितना पानी टैंक कितना भरना है, हमें आधा टैंक भरना है। तो अगर पूरा टैंक में 40 लीटर पानी भरता है तो आधे टैंक कितना पानी भरेगा 20 लीटर पानी हमें भरना है यहाँ पे। अब जब दोनों नल खोले जाएंगे, ये मतलब 8 लीटर भरेगा, 5 लीटर माइनस कर देगा, कितना पानी भरेगा, केवल 3 ही तो बचेगा हमें। 3 से भाग करो कितना आएगा 6 सही 2/3 घंटे आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आप सभी के आंसर बड़ी आसानी से यहाँ पे एक एक करके आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसकी चाल क्या होगी। अब बताइए इसकी चाल आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, चाल आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, चाल बराबर हमारा क्या होता है, ये आपका दूरी बटे
चाल बराबर क्या होता है, ये आपका दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय हमारा ये आपका हो जाता है। पूछा क्या गया, इसकी चाल आप बताओ। अब किसमें पूछा गया, मीटर पर सेकंड। तो सारे मान आप किसमें बदलने होंगे, मीटर और सेकंड में। जो आपकी दूरी होगी मीटर में बदलेंगे, समय को जो आप रहेगा उसे सेकंड में आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है आपकी 90 किलोमीटर, क्या दी गई यहाँ पे 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर मीटर बदलेंगे, 1000 से आप गुणा कर देंगे, मीटर में आपका आ जाएगा। और समय किस में दिया जा रहा है, समय यहाँ पे दिया गया 50 मिनट। इसे सेकंड में बदलेंगे, क्या करेंगे 60 से आप गुणा यहाँ पे कर देंगे। ये दो जीरो हमारे ये कट जाएंगे, 5 से काटा 5 दूना 6 हो गया, 3 से काटा 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, जीरो हो गया, 2 से 2 काट देंगे, बराबर क्या आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बता देंगे, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो आप सभी के आंसर ऐसे वहां पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला आपका रीजनिंग का क्वेश्चन ये आ जाता है। अब बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। इसमें दिया गया फूल का संबंध पंखुड़ी से है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा। इन 4 ऑप्शन बताइए, पुस्तक का संबंध आपका किससे हो जाएगा। तो पुस्तक का संबंध आप किससे बता देंगे, ये बता देंगे भाषा से। किससे बताएंगे, भाषा। पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध आप बताएंगे ये पुस्तक का संबंध पेज से। किससे होगा, पेज से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जैसे इसमें दिया गया है फूल का संबंध पंखुड़ी से, तो उसी प्रकार जो आपकी पुस्तक होती है, पुस्तक का संबंध क्या हो जाएगा, पेज से आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। अगले सवाल आता है, इसमें पूछा गया यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में यहाँ पे एक शब्द ये दिया जा रहा है, इसको अगर ये शब्द यहाँ पे लिखा जाता है उसी सांकेतिक भाषा में, ये बताओ ये आपका जो नेचुरल शब्द दिया गया इसको क्या लिखा जाएगा। नेचुरल शब्द को आपका क्या लिखा जाएगा, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो कैसे आप बताएंगे, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट यहाँ पे दिए गए। जैसे कि जो एस है इसका अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट हमारा क्या होता है, एच होता है। जो जिसे हमारी ABCD होती है, ए हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कैसे सॉल्व हुआ है आपका क्वेश्चन, जो आपके ये एक दूसरे जस्ट अपोजिट वहां पे दिए गए। यानी एस का अपोजिट आपका एच होता है, और आई का अपोजिट आपका यहाँ पे आर होता है, और एम का अपोजिट यहाँ पे एन होता है। वैसे ही आपका जो एन होगा, जो यहाँ पे एन दिया जा रहा है, एन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, पीछे लिखते हो यहाँ पे क्या होगा, एम आपका हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या होता है, ये हमारा जेड आपका यहाँ पे हो जाएगा। और टी का ऐसे निकालेंगे, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे जी हो जाएगा। यानी एम जेड जी किसमें आ रहा है, एम जेड जी, यानी एम जेड जी इसमें आ रहा है, इसमें आपका एम जेड जी इसमें नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एम जेड इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें आ ही नहीं। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये दूसरे आपके एक दूसरे क्या है, जस्ट अपोजिट है। अपोजिट आप याद कर लेना, मैं एक बार आपको लिखाया देता हूँ अपोजिट क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच, आई, जे, के, एल, और यहाँ पे एम। अब इनके जैसे अपोजिट का उल्टा फिर शुरू कर दो, एन, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। यानी जैसे एम का अपोजिट क्या बताएंगे, एन होता है, और यहाँ पे आपका एल का ओ होता है, और के का पी आपको हो जाता है। ये क्या होता है, एक दूसरे के आपके अपोजिट हो जाते हैं। यही चीज यहाँ पे दी गई। वैसे आपका एस का अपोजिट एच होता है, आई का आपका आर होता है, एक दूसरे ये सारे आपके अपोजिट यहाँ पे हो जाते हैं। राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में शब्दों का विषम युग्म चुनिए। कौन सा आपका इसमें विषम है ये बताइए। पहला दिया जा रहा है जीभ का स्वाद, दूसरा आंख का अंधा, तीसरा कान का बहरा, चौथा है पैर लंगड़ा। तो इसमें कौन सा आपका भिन्न हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे जो दिया जा रहा है ये आपका भिन्न यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्योंकि जो अंधा है, तो अंधा अगर कोई व्यक्ति है तो क्या काम नहीं कर रही, उसकी आंख काम नहीं कर रही है। लेकिन कोई अगर बहरा तो क्या काम नहीं कर रहा, कान काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई लंगड़ा है उसका पैर काम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं कि स्वाद नहीं तो जीभ नहीं, तो आपका ये जस्ट आपका अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर आप यहाँ पे बता देंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। ये आपका कैलेंडर का सवाल है जो आपके पेपर में वहां पूछा गया। तो आप इसका आंसर क्या बता देंगे। देखो यहाँ पूछा जा रहा 30वां, यानी जो उसी महीने के 30वें दिन का क्या पूछा गया, उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन। तो पहले का छठा दिन क्या रहा होगा, 24 तारीख की डेट पूछी जा रही।
अब बताओ 24 तारीख को कौन सा दिन था आपका, ये यहाँ पूछा जा रहा है। और यहाँ पे क्या दिया है, यदि किसी महीने की चौथा दिन रविवार है, अगर चौथा दिन यानी अगर 4 तारीख को रविवार पड़ा था, अगर 4 तारीख को रविवार पड़ा था, तो अब ये बताओ अगला रविवार कब रहेगा। तो इसमें क्या समय साथ साथ जोड़ दिए, 7 जोड़ा क्या हो, 11 तारीख को क्या पड़ेगा, फिर से हमारा ये रविवार पड़ जाएगा। फिर आप जोड़ेंगे, फिर आपका 18 तारीख को क्या पड़ जाएगा, आपका रविवार पड़ जाएगा। तो 18 के बाद फिर 25 तारीख को क्या पड़ जाएगा, रविवार आपको यहाँ पे पड़ जाएगा। और हमसे किसका पूछा, 24 तारीख का, तो एक दिन पहले क्या रहा होगा रविवार के, आपके पहले क्या रहा होगा, शनिवार ही तो रहा होगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बता देंगे, ये बता देंगे राइट आंसर इसका शनिवार, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह आप इन सभी के आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। और दोस्तों ये आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल आ जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि दी गई श्रेणी में से एक शब्द लुप्त है, उस लुप्त शब्द का पहचान करिए। वो कौन सा आपका लुप्त शब्द हो जाएगा जो श्रेणी को पूर्ण करता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या है, ABCD VWXYZ, ठीक है। अब यहाँ हमसे पूछा गया है जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे उल्टा दिया जा रहा है। UV के पहले आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कितना बता देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा K, यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका U, यहाँ पहला वर्ड का आ गया आपका U। देखो यहाँ पे क्या सारे क्या हो, सब में एक एक माइनस हो रहा है, सब में क्या हो आपका एक एक पीछे संख्या आपकी चल रही, उल्टा दिया हो जाएगा UVWXYZ। अब यहाँ पे इसमें आ जाओ, अब यहाँ से B से D हुआ, BCD 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना प्लस हुआ, ये आपका D हुआ, BCD 2 प्लस हुआ, और D से हम जब F में आए तो यहाँ क्या हुआ, +2 हो गया। तो वैसे जो आप यहाँ पे J से जब यहाँ +2 करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये भर देंगे GHIJKL, यहाँ पे कितना आपका L आपका हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं UL किस में दिया गया, UL इसमें दिया गया नहीं, UL इसमें दिया गया नहीं, इसमें दिया नहीं। यहाँ से हमें क्लियर हो गया, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी सॉल्व करेंगे, आपका के ही वहां पे आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो ये सारे सवाल दोस्तों जो पिछले साल आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, क्योंकि इसमें सवाल में कुछ नहीं दिया गया। और जो रीजनिंग हो इसमें आपके चारों ऑप्शन वहां पूरा नहीं चेक करना, वहां पे हमें अपना आंसर वहां पे टिक करना है। तो जो पिछले साल में क्वेश्चन सारे पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ प्रैक्टिस किए, और आपको मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट भी पॉइंट नोट कर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन जैसे आपको कराया जाए, आप ऐसे प्रैक्टिस करते चलना, आप एग्जाम सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। और डेली जो अपनी प्रैक्टिस सेट होगी इसी समय आपको डेली कराई जाएगी। तो अगर आप चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इसका नोटिफिकेशन भी वहां मिल सके। और एग्जाम तक मैं आपको कंप्लीट पूरे इतने वहां सेट करा दूंगा, जहां सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।